हेलो नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और भी तैयारी भी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम धीरे धीरे पास आ रहा है तो मैंने PYQs आपको सारे कंप्लीट करा दिए हैं सीटेट के, ठीक है ना। आज से हम अपनी मैथ्स चैप्टर वाइज पेपर 2 और 1 वाले भी देख सकते हैं, तो 1 और 2 के लिए यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं आपके सीटेट के लिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ से अपने जो टॉपिक वीक हैं, मतलब कहने का कि सीटेट में आपके जो चैप्टर कमज़ोर हैं उनको आप हमारी क्लास में पढ़ लीजिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को भी मेंशन किया है, यहाँ से बहुत आराम से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना बात। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं बिना देरी किए हुए, और बताइए आज का पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। कह रहा है कि 2x ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप मेरी पूरी क्लासेस आप सीटेट की देख लेते हैं तो आप यहाँ से सवाल इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको लगने लगेगा कि मेरे पूरे फुल मार्क्स आने वाले हैं। मतलब सब्जेक्ट में 20 आते हैं तो 20 में आपके 20 बनने वाले हैं। कह रहा है कि 2x - 13, 2x - 11, 2x - 9 और 2x - 7 क्रमागत हैं। तो आपको ये पता है कि अगर भाई x की कोई वैल्यू पुट कर लो हिट एंड ट्रायल के थ्रू तो वहाँ पे एक सीरीज पता चल जाएगी। जैसे कहने का मतलब है कि अगर मैं x क्या करूँ कि x = 1, ठीक है ना। क्या करूँगा बेटा, x = 1 ले लेता हूँ। क्या 1, तो मैं कहता हूँ 2 1 कम 2 -13, तो माइनस में आ जाएगा। मैं ऐसा कोशिश करता हूँ प्लस में लाने के लिए, तो 2 6 12 2 7 14, मैं x = 7 ले लेता हूँ ट्रायल के लिए। तो जब मैंने x = 7 ले लिया तो मुझे पता है कि 214 - 13 क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। और 7 दूनी 14 - 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। 7 दूनी 14 - 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 7 दूनी 14 - 7 करेंगे तो 7 आएगा। तो 1 3 5 एक विषम संख्याएं बनेंगी। क्लियर है बात। आपके मन में जो आए, आपके मन में यह आता कि 7, ऐसा मैंने इसलिए लिया कि सारे नंबर पॉजिटिव आ गए तो x की वैल्यू ऐसे ले लिया। सबसे बड़ा नंबर यहाँ 13 था, सब 2x - समथिंग के फॉर्म में थे, ठीक है ना। अच्छा ये भी देखिए कि अभी ये भी देख लीजिए कि सपोज दैट यहाँ पे क्या है 13 है, यहाँ पे क्या है 11 है, और यहाँ पे क्या है 9 है, यहाँ पे क्या है 7 है। एक बात ध्यान से समझना मेरी, अगर 2x जो भी कोई एक सम संख्या है वो 2x के फॉर्म में बनेगी। मैं कहता हूँ कि अगर सपोज दैट मैंने क्या ले लिया 18, मैंने क्या ले लिया 16, मैंने क्या ले लिया 24। अब मैं सब में से एक और संख्याएं घटाता हूँ। मैंने क्या लिया 11 घटाया तो बताओ क्या आया, 7 आ गया, ठीक। मैंने यहाँ पे 5 घटाया तो क्या आ गया, 11 आ गया। मैंने यहाँ से 9 घटाया तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। तो आप देखिए कि किसी भी सम संख्या में से अगर विषम संख्या घटाएं तो एक विषम संख्याएं ही मुझे मिलती हैं। तो यहाँ से हमें सवाल लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई हिट एंड ट्रायल करने की जरूरत नहीं है। बोलो कैसे भाई, 2x कोई संख्या है, अगर सम संख्या क्या होती है, सम संख्या किस फॉर्म में होती है, तो हम ये कहेंगे कि जो सम संख्या होती है वो 2x के फॉर्म में होती है, 2x के फॉर्म में होती है, फॉर्म में होती है। आप कहेंगे सर कैसे, आप x की कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगी, एक इवन नंबर मिलेगा। जैसे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, मिल गया कि नहीं मिल गया। तो ये इसका मतलब 2x यहाँ था, 2x यहाँ है, 2x यहाँ है, 2x यहाँ है। तो किसी भी सम संख्या में से एक विषम संख्या घटाने पर हमें क्या मिलती है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। तो मैं आपके लिए एक फार्मूला लिख देता हूँ, है ना। तो फार्मूला में जो लिखूंगा उस फार्मूले में मैं क्या बताना चाहूँगा, आप यही बात याद रखेंगे आप यहाँ पे कि अगर सम संख्या में से कोई भी विषम संख्या आप घटाओ, विषम संख्या घटाइए तो हमेशा आपको विषम संख्या ही मिलेगी, विषम संख्या ही प्राप्त होगी। ये बात आप यहाँ से याद रखना। बताओ ठीक है, क्लियर है बात। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 4/16 - 1/8, ये कह रहा है कि ऐसे किया 3/8 आ गया, 6/7 2/9 किया तो 4/2 आ गया, ठीक। उपरोक्त एक विद्यार्थी के कार्य को दर्शाता है, ठीक है ना। यदि यह त्रुटि पैटर्न निरंतर जारी रहता है तो 5/11 - 2/7 के लिए विद्यार्थी का उत्तर है तो होगा। मतलब कहने का यह है कि अगर 4/16 लिखा था, ठीक है ना बेटा, और 1/8 लिख दिया तो बताओ क्या आया। तो मैं कहता हूं कि 4 में से 1 घटाया, इसने 3 लिख दिया, और 16 में से 8 घटाया तो 8 लिख दिया। इसका मतलब विद्यार्थी ने यही त्रुटि की। आगे कैसे चेक करूंगा, इसका मतलब है कि 6/7 - 2/9
को लिख दिया उसने 4/2, इसका मतलब 6 में से 4 घटाया और 7 में से 7 और 9 का डिफरेंस 2 लिख दिया। तो आगे उसका क्या होना चाहिए आपसे यही पूछा है। इसका मतलब 5/11 माइनस 2/7 किया है, तो इस 5 और 2 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 3, और 11 और 7 का डिफरेंस क्या हो जाएगा 4। तो आप कहेंगे 3/4। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। आगे चलते हैं कि 3 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। 3 की पावर 2003 में इकाई के स्थान पर आएगा। तो आप बताओ मुझे कि 13 है, 13 की पावर में इकाई के स्थान पर लाने के लिए यूनिट डिजिट, जब मैंने देखा हमने कहा था कि जब कोई घातांकीय संख्या, अगर कोई भी घातांकीय संख्या अगर है तो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है, तो संख्या का इकाई अंक भी, संख्या का जो इकाई अंक होगा ना वह भी कितना आएगा 0, क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही आएगा। ठीक है ना। लेकिन आप बात में समझ पा रहे हैं, लेकिन 0, 1, 5, 6 अगर संख्या 2, 3, 7, 8 है तो 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 की साइक्लिसिटी चलती है ना। क्या चलती है बेटा? साइक्लिसिटी चलती है। आप कहेंगे यस सर। तो यहां से मैं क्या करूंगा, इस बात को ध्यान दो। अब मैं कुछ नहीं करने वाला। देखो 13 की पावर 2003 लिखा है, ठीक। मैं इकाई के स्थान पर क्या आएगा, तो अब आप ये संख्या है इसको कुछ मत करो और इसमें मैं तो 4 से भाग करो तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 को 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है ना, के स्थान पर इकाई अंक क्या आएगा, बस यही हमसे पूछा गया है। ठीक है ना। तो 2003 लिखा है और 4 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर 3 आएगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, इकाई अंक कितना आएगा बेटा 7 आएगा। यहाँ से 3 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है ना। 3 किसी कीमत पर नहीं आएगा। इन्होंने ऑप्शन को मिसिंग किया है, ऑप्शन में कुछ एरर बेटा। ऑप्शन में यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 घात 3 आ जाएगा, तो इकाई अंक कितना आएगा 7 आ जाएगा। 7 क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक आएगा। कोई इसमें संदेह नहीं है। तो आप एक ऑप्शन कोई कट करके, हालांकि यहीं पे कर दो, आप यहीं पे क्या लिख दोगे 7 लिख दोगे। क्या आप बात हमारी समझ पा रहे हैं? आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। आगे चलते हैं और सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। कह रहा है कि इफ यदि a क्रॉस b इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 ऐसे (2.25) का मान क्या होगा। मतलब कि a डॉट b जो है ना वो इस फॉर्म में लिखा जाएगा और a स्टार b को इस फॉर्म में लिखेंगे। एकदम ये है तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिखेंगे इसको। आप समझ पा रहे हैं इस बात को। यहाँ डॉट लगा है, ये क्या है 25 है, तो 25 और 4 चौक 16 है ना। ये 25 और ये क्या हो गया 16। आप कहेंगे यस सर। और ये क्या है 25 है। तो 20, 10, 30, 36, 4, 40, 41 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या आ जाएगा बेटा 41 आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, अरे ये 2 दूना 4 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? ये 4 बनेगा आपका। कितना बनेगा बेटा 4 बन जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है नहीं? तो 25 4 क्या हो जाएगा 29.25। अब आप ये वाला लगाइए कि a डॉट बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिखोगे कि 29 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। मुझे पता है कि 9 9 81 यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, सेम है। सेम यहाँ पे 2 सेम है और 2 यहाँ पे 2 सेम है। पता चल जाएगा कि 9 9 81। मैं कहता हूँ कि 29 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप या तो 29 का स्क्वायर निकालो आप। ठीक, 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 2 20 6 26 और 2 9 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5। तो 1 8 6 14 के 4 5 2 7 1 8 841 हो जाएगा। 841 माइनस 625। तो आप क्या कहेंगे कि 11 में से 5 गया तो क्या आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है ना। और 14 में से 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 6 गया 2, 216 आंसर आएगा। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, मतलब कहने का कि रीजनिंग का सवाल है, रीजनिंग के तौर पे इस सवाल को बनाया है इसने। आगे चलते हैं। कह रहा है कि यदि 547.527 अपान
0.0082 इज इक्वल टू एक्स है, तो 547 और 527/82 का मान क्या होगा? तो मैं ये कहता हूँ कि मुझसे पूछा क्या है, ये जो लिखा गया है ना बेटा 547.527/0.0082 लिखा है, ठीक है, बराबर क्या है? बराबर एक्स के है, ठीक है। इसको यहाँ से हटाएंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी जाएगा, ये हटेगा। अब यहाँ आ गया तो यहाँ आएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 10 की पावर ऊपर चला जाएगा। अब मुझे इतने का मान पूछा है, इसका मतलब अब मैंने हटा दिया, तो इस 10 को मैं नीचे ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा? x/10 हो जाएगा। और ये 47 5 to 7 है अपान 8 2। तो आपका जो मान आएगा बेटा, आपका जो ये मान आएगा ना, वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे x/10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को तो बताए। तो सो आंसर इज x/10, सो 4 इज राइट आंसर। ओके, 3/98 लिखा है। 3/98 को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? 88 लिखा हो, 98 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसको मैं लिख क्या सकता हूँ कि 3 का स्क्वायर और 49 दूना 98 होता है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? अपान 5। मुझे पता है कि अब मैं इसको क्या लिखूँगा। मैं एक फार्मूला है, फार्मूला क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि ax-1 के पावर n अपान क्या है? a है, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा -1 की पावर, रिमाइंडर क्या होगा बेटा? रिमाइंडर जो हमारा होगा वो -1 की पावर n होगा, ठीक है। तो 3 त्रिक का 9, तो इसको क्या लिख सकते? 10 - 1 लिख सकता हूँ, और पावर में क्या है? 49/5। तो रिमाइंडर जो आएगा -1 की पावर 49 और -1 की पावर 49 -1 आएगा। ये -1 यहाँ घट जाएगा, यहाँ घट जाएगा, तो फाइनल रिमाइंडर जो होगा वो 4 आएगा, क्योंकि माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है, माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं है। ये आपका फार्मूला है कि अगर ax-1 की पावर हो लेना पाने है तो रिमाइंडर -1 की पावर n होगा। वो डिपेंड करेगा, अगर n इवन है तो 1 हो जाएगा, अगर n ऑड है तो -1 रहेगा। क्लियर है? यदि मैंने 11 से 199 तक की संख्याएं लिखी तो मैंने 2 कितनी बार लिखा? तो ऐसे क्वेश्चन को आप पेपर में बनाइए नहीं कभी। अगर पेपर में आ भी जाए, आपको आता भी है सब कुछ, तो बनाइए नहीं। 39 आएगा, इसको आप रट रखिए। क्या करिए? रट लीजिए, 39 आएगा। क्लियर है? आप कहेंगे सर कैसे? जैसे अब 11 से, मेरी बात ध्यान से सुन लो, पहले पूरा नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें, आपको भी ये बात करनी होगी। 11 से अगर आप 20 तक लिखेंगे, तो 11 से जब 20 तक लिखेंगे तो आप 12 लिखेंगे, ठीक है ना? 12 लिखेंगे तो 11 12 13, 11 9 20 होता है। कितना होता है? 11 9 20। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा, तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। आप कहेंगे सर अरे भाई 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक। अरे 12 13, नो 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 नो, कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। 1 से 11 से 12 है ना, और फिर 20 पे कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। लेकिन अगर बात करें यहीं पे 21 से लिखेंगे और कहाँ तक आएंगे? 30 तक, तो कितना बार होगा? 21 से 30 तक जाएंगे तो 29 तक रहेगा, तो 9 हो गया, और 22 में 2 बार 2 आएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो यही चीज़ काउंटिंग है। यही क्या है? काउंटिंग है। अब आप 31 पे चले जाओगे, 31 से 40 तक कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर सिर्फ इसमें 32 लिखेंगे तो 1 बार आएगा, कोई दिक्कत। फिर आप 41 से ऐसे लिखना है, 41 से जब 50 लिखोगे तो कितनी बार आएगा? बताओ भाई। 42, 1 बार आएगा, तो 1 बार लिख दोगे। फिर आप जब 51 से 60 बार लिखोगे तो कितनी बार आएगा? 52 जहाँ पे है वहीं आएगा, तो आप कहेंगे सर 1 बार आएगा। ध्यान समझते चलिएगा। और यहीं पे फिर मैं क्या लिखूंगा कि 61 से 70 करूंगा तो कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा। और 71 से 80 जाऊंगा तो 1 बार आएगा। और 81 से 90 जाऊंगा तो कितना बार आएगा? 1 बार आएगा, ठीक है ना। और 91 से जब मैं 100 जाऊंगा तो कितनी बार आए? 1 बार आएगा। तो 4 ये हो गया, और 3 2 5 और 10 15 ये हो गया। 15 4 कितना हो गया? 19। मतलब आप कह सकते हैं 1 से 100 तक 2 कितनी बार आता है? आप कहेंगे 2 19 बार आता है। 2 19 बार
आता है। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 99 तक जाना है तो आप जैसे 101 से 110 तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे तो एक बार लिखेंगे 102, लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और 102 से अब यहीं पे आपको देखना है, सॉरी 111 से, 111 से जब लिखेंगे ना कहाँ तक, 120 तक। तो 111 से पहला 112 आएगा, 113, ध्यान देना 112 में एक बार 2 आ गया, 113 फिर 14 15 16 17 18 19 20, 120 में 2, मतलब कहने का 2 बार आया। तो क्रम तो वही चलना स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है? ठीक है, 101 से इधर हो गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि कितना जाना है, 99 तक जाना है। तो ओवरऑल मिला के 19 इधर आया है, तो 19 दूना 38, 20 बार उधर आएगा, 20 बार उधर आ जाएगा। कैसे 20 बार आएगा? क्योंकि यही वाला जो क्या है एक एक्स्ट्रा बार आया है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख दूंगा कि 1 से 100 तक 2 19 बार आता है, और 1 से सॉरी कितने तक, 101 से 199 तक 2 20 बार आता है। क्या है? 20 बार आता है। आप कहेंगे यस सर, तो 20 और 19 क्या होगा, 39 बार आएगा। बेटा ये आपको याद करने की जरूरत है, कभी भी पेपर में इसको बनाइएगा नहीं तो आपका पेपर छूट जाएगा। ऐसे सवालों को इसीलिए दिया जाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा है कि 2 की पावर 10 माइनस 1 निम्न में से किससे विभाज्य है? तो मुझे फार्मूला पता है, फार्मूला मुझे पता है। क्या पता है जरा आप बताओ तो कहोगे क्या, a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ हम कह सकते हैं क्या, जहाँ हम ये कह सकते हैं कि n अगर क्या है, n अगर इवन है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक इसका एक गुणनखंड क्या बनेगा, इसका एक गुणनखंड a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा। इसका मतलब है कि a की वैल्यू कितना है, 2 है, और b की वैल्यू 1 है ना, b की वैल्यू 1 है। अब वैसे मैं बता दूंगा आपको, बहुत आसान सवाल है ये। तो यहाँ पे इसका जो फैक्टर बनेगा बेटा, एक तो बनेगा क्या, 2 माइनस 1, और इसका एक फैक्टर बनेगा 2 प्लस 1, अर्थात 1 और 3 बनेगा। ऑप्शन में एक ही मिलेगा, तो 3 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप वैसे भी देख लीजिए कि 2 की पावर 10 को क्या लिखते हैं जरा बताओ, तो आप कहेंगे सर 1024 लिखता हूँ, और इसमें से 1 घटा दो तो क्या लिखोगे, 1023 लिखोगे, 3 2 5 1 6, तो 5 1 6 है, तो ना तो आपका 4 से कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 10 से कटेगा, तो कटेगा किससे, 3। तो तरीका है, इतना आसान डेटा दिया था कि आप ओरल भी कर सकते थे। यहाँ पे आगे है कि 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, यह संख्या निम्न में के बराबर है। मिलियन को क्या कहते हैं, ये बात आपको जानना होगा कि मिलियन क्या होता है। जैसे मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन हो, तो ये आप बात जानते हैं कि 10 लाख को क्या बोला जाता है बेटा, 1 मिलियन बोला जाता है, ठीक है ना। तो 1 मिलियन बराबर, आप देखते होंगे कहते हैं 1 मिलियन व्यूज़ हो गया तो 10 लाख। तो मैं क्या करूँगा, कितने ज़ीरो लगाऊंगा ज़रा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ज़्यादा कर दिया। तो मैं यहीं पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने हो गए, ठीक है ना। तो 1 मिलियन बराबर इतने का हो गया। तो 30.3 मिलियन के, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, कुछ नहीं करना है, आप 30.3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 30.3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो बस जैसे लिखा आप ऐसे लिख दो। तो 303 लिखो, 303 लिखो, और इसके साथ गुणा किया है आपने, तो 3 3 6 जीरो लगा दो। मेरी बात ध्यान समझो, 6 जीरो लगाया, 3 2 5 1 6 जो लगाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट रहेगा, यहाँ लगा दो। इसका मतलब 303 लिखो, और लास्ट में जीरो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 जीरो है, ये नहीं बनेगा। 3 2 5 है, 303 ये बन जाएगा। आप देखो कहीं और मैच कर रहा है क्या, यहाँ पे 4 जीरो है और यहाँ पे 3 3 6 जीरो है, नहीं बनेगा। आसान सवाल है। तो 1 मिलियन आप जानते हैं यूट्यूब पे मिलियन में व्यू रहते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। कह रहा कि यदि 2/3, 23/30, 9/15, 11/15 और 4/5 को आरोही, है ना, मतलब बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो बीचों बीच जो भिन्न होगी वह है। तो सबसे पहले देखो टोटल भिन्न कौन सी हैं, बीचों बीच
जो भिन्न होगी वह है, तो टोटल भिन्न कितने, 3 2 5। इसका मतलब है कि जो लिखा गया, पहले ये बात समझो कि 2/3 है। पहले ये समझो कि सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। फिर क्या लिखा है कि 23/30, ठीक है ना। उसके बाद 9/15, ठीक, 11/15 और 4 क्या लिखा है, 5 लिखा गया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप कहेंगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 2/3 है बेटा। आप मुझे बताओ कि 3 का आधा कितना होता है, 1.5 होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 33 है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो चेक करने का तरीका बता देता हूँ, आप इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो 30 दूना 60 और 23 3 69, तो बड़ा ये है, ठीक है ना, इन दोनों में। क्लियर है बात? अब इससे ये बड़ा है, इन दोनों में बात करें तो 3 और 2 70 हो जाएगा, और 230 और 23 पंचे करीब आपका ये वाला बड़ा है, इससे भी बड़ा है ये। तो कहने का मतलब है ये इससे भी बड़ा है। अगर इन दोनों में बात करें तो कौन बड़ा है, तो 15 दूना 30, 9 3 27, तो 15 दूना 30, तो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो मैं कहूँगा कि अभी मुझे क्या पता चला कि 23/30 इन दोनों में देखा, अरे भाई 30 दूना 60 और 23 3 69, तो ये बड़ा है, ठीक है ना। और इससे जो छोटा है ना बेटा, वो 2/3 है अभी के लिए, यहाँ पे 2/3 है। और यहाँ के लिए अगर हम बात करें तो इससे छोटा कौन सा है बेटा, वो 9/15 है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा यहाँ पे बात करेंगे तो आपको यहाँ तक पता चल गया। अगर इन दोनों में बात करें कौन सा बड़ा है, तो हालांकि ये दोनों के क्या है, हर समान है। तो जिसका अगर हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। तो अगर इन दोनों में तुलना किया जाए तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर है बात? और इन दोनों में अगर बात किया जाए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पे इनके भी हर बराबर कर सकता हूँ मैं आराम से। आप कहेंगे यस सर कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। तो ये क्या बनेगा, 11/15, और ये क्या हो जाएगा, 12/15, ठीक है ना। अब दोनों के हर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा, इसका मतलब ये वाला बड़ा हो गया। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है, वो 23/20 है। और इससे और उसके बाद फिर कौन सा, 12/15 है, मतलब कि 4/5 का। तो मैं सीरियल से लिख देता हूँ कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। मैं चूंकि सबसे बड़ा मैं और वही घटते हुए क्रम में लिख रहा हूँ, मुझे बीच का टर्म लिखना है। तो 23 क्या लिख दिया मैंने, 30 लिख दिया। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। उससे बड़ा नंबर कौन सा, अगर मैं कहता हूं कि 4/5 और 2/3, ध्यान दो, 2/3 और 4/5 आपको चेक करना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 4 नहीं 12, तो बड़ा कौन सा है। अरे भाई ये क्या हो गया, 12 हो गया, और ये क्या हो गया, 10 हो गया। तो जिसका हर बड़ा वो बड़ा। इसका मतलब है कि 4/5 इससे छोटा है, मतलब कि 23/30 से ये छोटा है, ठीक है ना। अगर आप चाहें तो इन दोनों को देखना चाहें तो कैसे करेंगे, कि 23/30 है और क्या है, 4/5 है, ठीक। बाकी सारे चेक हो गए हैं। तो 23 पंचे कितना होता है, 115, ठीक। इधर यहाँ से मल्टीप्लाई कर, 3 चौक 12, 120। तो आप मुझे बताओ कौन सा बड़ा है, तो आप कहेंगे सर 4/5 बड़ा है। अच्छा वैसे भी देख सकते हैं कि 30 में 23, मान लीजिए कोई नंबर क्या है, 30 है, और यहाँ पे है 5 का है। अगर आप बात करो तो एलसीएम बराबर करना चाहोगे यहाँ पे, या 5 में 4, मतलब कि पूरे में थोड़ा सा कम है बस। और अगर इक्वल करना चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो कि 23/30 है और 4 का क्या है बेटा, 5 है। तो मैं कहता हूँ एलसीएम बराबर कर लो, कुछ मत करो। अगर आपने एलसीएम बराबर कर लिया तो ये क्या हो गया, 30/24 हो गया। आप कहेंगे यस सर। तो दोनों के क्या हो गए, हर बराबर होंगे, तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा। इसका मतलब है कि इन दोनों में अगर बात की जाएगी तो कौन सा बड़ा है, 4/5। हमें क्या करना है कि जो भिन्न बीच में आएगी वो बताना है। तो सबसे बड़ा मुझे पता चल गया कौन सा है, 4/5 है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बेटा कि 4/5, सबसे पहले आप 4/5 जो होगा सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। फिर उससे छोटा कौन सा है, अब आपको पता चल गया कि 23/30 और 11/15 को मैंने चेक ही कर लिया था, क्योंकि सबसे इससे बड़ा ये था। अगर यहाँ चेक करना चाहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो ध्यान से, आप ओरली देख सकते हैं। तो 30 हो जाएगा और 22 हो जाएगा। तो बड़ा कौन सा ये है। इसका मतलब इससे जस्ट छोटा कौन सा आएगा, 23/30 आ जाएगा, ठीक। और इससे जस्ट छोटा कौन सा आएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो तो 18 आ जाएगा। तो इससे जस्ट छोटा कौन सा आएगा, 11/15। आप समझ गए कि नहीं बात मेरी, 11/15। अगर 5 टर्म दिए गए हैं तो बीच में कौन सा टर्म आएगा, अरे भाई 2 इधर से 2 इधर से। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा वो 11/15 बीच में आएगा। आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात समझ पाए कि नहीं। तो
ओवरऑल मिला के ये कहना था कि आप दो तरीके हैं यहाँ पे आपको करना है, तो आप देख के भी कर सकते हो, क्योंकि दो तरीका ये होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई, एक अगर हर बराबर इजीली कर सकते हो तो यहाँ देखो 30, 15, 15, 5, 3, तो सबका एलसीएम जो होगा 30 होगा। तो आप कुछ मत करो, देख के भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 10 था तो 30 बनाने के 10 यहाँ करेंगे, 10 गुना 20, इसका मतलब है कि ये बात आप मन में भी ओरली कर सकते थे, तो इसका मतलब ये हो गया 20। आप हर देखना ही नहीं है, 30 है 23 ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे 15 है, 2 करेंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 15 है, 2 करेंगे तो 30 होगा, तो 22 हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे 30 बनाने के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो चूंकि कोई भी फ्रैक्शन या रेशियो में लिखा है तो ऊपर और नीचे दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जब 6 से करूँगा 30 बनाने के लिए, तो 6 यहाँ करूँगा तो क्या हो जाएगा 24। अब मुझे आप बताइए, देख के कुछ नहीं करना है, मतलब ये सब आपको कुछ करना नहीं होगा। तो आप बताओ मुझे कि ये 30 सब बराबर हो गया। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आप कहेंगे सर 24 है। इसका मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो आप ऐसे लिख लो, नंबर एक पे ये है। फिर इससे छोटा कौन सा, आप चाहे बीच का पूछा, चाहे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, कोई भी आर्डर में लिखो, आएगा बीच में। तो इससे छोटा कौन सा है, आप कहेंगे सर ये वाला है, तो 2 नंबर पे ये आ गया। आप बताओ इससे फिर छोटा कौन सा है, आप कहेंगे सर ये वाला है। तो बताओ, मैंने आंसर बताया ना, यही। तो डिपेंड करता है कि डेटा कैसा दिया है, ठीक है ना बात। आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि माइनस का 2/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मीन्स होता है उल्टा, मतलब कि जो न्यूमरेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हमने रेसिप्रोकल की बात किया है कि -2/8 इंटू -7/13 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो ध्यान से सुनो। अब आप व्युत्क्रम का मतलब है कि जो कुछ भी आए रेसिप्रोकल उल्टा पूछा गया हमसे, तो मुझे पता है कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, 2 चौका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस बन ही जाएगा। 7 बटे क्या आ जाएगा, 13 चौको 52। 7 बटे क्या हो जाएगा, 13 चौको 52, ठीक है ना। अब मैं इसको 7 बटे 13 चौको 52, आप समझ पा रहे हैं मेरी बात की नहीं, क्या कह रहा हूँ मैं। आपसे पूछा क्या है, रेसिप्रोकल पूछा है। इसका मतलब है कि 52 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर 52/7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपको आंसर मैच कराना है बेटा, तो क्या करोगे। अब आंसर मैच कराने के लिए 52 दूना 104 होता है कि नहीं होता है, ठीक है ना। तो 52 दूना 104 होता है, 7 दूना 14 हो जाएगा। क्लियर है बात, 7 दूना 14 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने की जरूरत है कि माइनस का जो 2 बटे, ये देखो मल्टीप्लाई में है, माइनस का 2/8 इंटू माइनस का 7 बटे क्या है, ये 13 है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 चौका 8 हो जाएगा। तो ये माइनस माइनस जब प्लस हो गया ना 7, अब ये नीचे आएगा, 7 बटे क्या हो जाएगा, 52 आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा पूछा है, ठीक है। तो 52 कहाँ से आ जाएगा, ऊपर से आ जाएगा, 7 नीचे चला आएगा। मुझे 104 लाने के लिए मुझे इसका मतलब है कि यहाँ पे आंसर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है ना, कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं यहीं पे कहूँगा भाई कि सीधी सी बात है कि हालांकि यहाँ पे 2 से गुणा करूँगा तो यहाँ भी 2 से गुणा करूँगा, ठीक है ना। तो 52 दूना क्या हो जाएगा 104 और 7 दूना 14। हालांकि ऑप्शन में 14 नहीं है, लेकिन जो डेटा के अकॉर्डिंग हमारा आंसर यही आएगा। अब देख लेते हैं जो भी ऑप्शन है, क्लियर है बात। लेकिन यहाँ 2 माइनस है तो आंसर प्लस में आएगा, इस बात की गारंटी है। आगे चलते हैं। जब किसी संख्या के आधे में 15 जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए कि वो संख्या क्या है, तो परिणाम 39 है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग। जब क्या कह रहा है कि जब किसी संख्या के आधे, संख्या क्या है x, मान लिया मैंने, माना कि जो संख्या है ना बेटा वो क्या है x है। संख्या माना किसी संख्या के आधे में, कोई संख्या उसके आधे में अगर 15 जोड़ दिया जाए तो परिणाम क्या मिलता है, 39 मिलता है। तो वास्तविक संख्या के अंकों का योग मतलब वास्तविक संख्या x है। तो आप इधर जाएंगे, ये x/2 की बात करेंगे अब आप बेटा। तो यहाँ पे 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 1 गया 2 और इधर जाएगा, तो मतलब कहने का आपका ये हो जाएगा कि x = कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। तो आपसे पूछा क्या है, वास्तविक संख्या के अंकों का योग 8 4 12, तो कितना बनेगा 12। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है। ऐसे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, सारे प्रीवियस क्वेश्चन कहीं अलग से लिया नहीं गया है। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, ठीक है ना। इसके हर और अंश का योग 91 है। इस भिन्न के हर और अंश में क्या अंतर है, बताओ भाई। एक भिन्न 5/8 के तुल्य है, मतलब कोई भिन्न है। जैसे मैं कहता हूं कि x/y कोई भिन्न है, वो 5/8 के क्या है बेटा, बराबर है। इसके हर और अंश का योग 91 है, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि तो
हर और अंश में क्या अंतर है, तो अंतर जो कुछ भी है वो 3 है, तो मैं कहता हूं कि अंतर जो को 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल एक या तो ये है और या तो ये है, तो कभी आंसर ये नहीं हो सकता और आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है कि योग, अंश और हर का योग, ठीक, 1 भिन्न 5/8 के तुल्य के बराबर, तो 8 5 13, तो मैं कहूंगा कि 13 की वैल्यू कितना है, 91 के बराबर 7 के, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा, अंतर में 7 से 1 यूनिट की वैल्यू कितना है, 7 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू जो हो जाएगी 7 त्रिक 21 हो जाएगी, 21 आंसर आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको देख के ही बताया था कि ऑप्शन कहाँ से बनेगा। फिर से नहीं समझ में आया, समझ लो कि x/y क्या है, भिन्न है, वो किसके तुल्य है, 5/8 के तुल्य है। कह रहा है कि जो x/y मतलब यूनिट में है, हालांकि जो भी भिन्न में है और यूनिट में है, तो मैं कहता हूं कि 8 5 13, 13 x बराबर किसके, 91 के, ठीक है ना। तो इसको मैं 7 से गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो बस यही अब बात आपको कहना है कि इनका जो अंतर होगा 5x और 8x का डिफरेंस 3x आएगा, x की वैल्यू आपने 7 निकाला, 7 क्या हो जाएगा, 21 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है, क्या होगा। दो पूर्ण संख्याएं हैं का गुणनफल 24 है, कोई बात नहीं, पूर्ण संख्याएं वो क्या संख्या जिसमें मतलब कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग है, ठीक है ना। ध्यान से सुनो कि दो पूर्ण संख्याओं का, चलो, कि दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 24 है, क्या है नहीं पता है, इन संख्याओं का न्यूनतम संभव योग क्या होगा। अरे भाई 24 को आप कैसे लिख सकते हो, ये तो ये कह सकते हो कि 1 गुणे 24 कह सकते हो, ठीक है ना, 1 गुणे 24, चूंकि न्यूनतम संभव योग पूछा है इसका मतलब ही हो जाएगा। अब मेरी बात, 2 गुणे क्या लिखोगे, 12 लिख दोगे, दो पूर्ण संख्याएं हैं तो 12 2 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 3 गुणे क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, तो इनका योग क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 6 गुणे 4 लिखूंगा, ठीक है ना, तो 6 4 10 आ जाएगा, आएगा ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। अब इससे पास में नहीं होगा, 4 5 6 7 8 फिर पलट के वही हो जाएगा, ठीक, 12 2 24 हो जाएगा। इसका मतलब न्यूनतम जो संभव योग होगा वो क्या होगा, 10 होगा, ठीक है ना। दो पूर्ण संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 24 है, तो आपने कहा 1 गुणे 24 हो सकता है, 2 गुणे 12 हो सकता है, 3 गुणे 8 हो सकता है, 6 गुणे 4 हो सकता है। सम देखा तो न्यूनतम संभव मान इससे नीचे नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह संख्या 82903 4 टाइम 0 को मानक रूप में k × 10n द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान है, तो k + n के मान की जब मैं बात करूंगा तो यहीं पे कहूंगा कि 82903 और कितना है, 4 टाइम 0 है, 1 2 3 4, 4 टाइम 0 है, को मानक रूप में k × 10 की पावर n के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो k + n का मान क्या होगा। मानक स्टैंडर्ड फॉर्म ये बताता है बेटा कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट रहेगी, इसका मतलब पॉइंट यहाँ है तो यहाँ लेकर आप आओगे तो 8.2903 और कितना पॉइंट शिफ्ट किया, तो 4 4 8 1 यहाँ लाया, 1 2 3 4 और 4 8, तो मैं कहूँगा कि लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10 की पावर 8 हो जाएगा। आप कहेंगे यस सर k × 10 की पावर n, तो k का मान क्या निकल गया, आप कहेंगे सर k का मान जो हो गया 8 × 2903 और n का जो मान होगा वो कितना आ गया, 8 हो गया। वही आपसे पूछा है कि k + n का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 16.2903, 16.2903। बताओ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, बताओ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या। आप कहेंगे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि a b और c तीन पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a लेस देन b लेस देन c, मतलब कि a लेस देन b लेस देन c, तो सबसे छोटा a है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई बात, 2 बार वैल्यू रखूंगा, मैं कहता हूँ 2 रखूँ तो ये 3 रखूँ, तो मैंने 4 रख दिया ना, तो मैं कहता हूँ अच्छा इधर रखता हूँ, 5 रखूंगा, 6 रखूंगा और 7 रख दिया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कराना है मुझे। कह रहा है कि a + c छोटा है b से, मतलब 7 5 12 इससे छोटा होगा क्या, नहीं। 4 2 6 छोटा है क्या, नहीं। इसका मतलब है कि ये वाला हमारा गलत हो गया, ठीक है ना। इस पे आएंगे a + b > c,
तो 6 5 11 यस, 3 2 5 यस, दोनों जगह सेटिस्फाई कर रहा है। एक बात और लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ 9 10 11 कोई वैल्यू 10 9 19 बड़ा है, इसका मतलब मुझे मिल गया आंसर। आप कहते सर नहीं इसको भी चेक करके दिखाओ मुझे, तो मैं कहता हूँ कि 6 पंचे 30 और लेस देन 7, गलत। अरे 30 बड़ा है 7 से। और ए सी ग्रेटर देन ए बी, ए सी करोगे तो 9 11 9 99 और ए बी 10 9 90, ठीक है ना। हर के लिए देखेंगे, हर स्टेप के लिए देखेंगे। ए सी, ए कितना 9 है और ये सी 11 9 99, ठीक है। और ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा 10 9 90, तो 90, ठीक है भाई कोई बात नहीं। 7 5 35 6 5 30, ये भी सही है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई ही कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो मैं यहाँ पे करूँगा तो 2 चौको 8 और 3 9 6 बड़ा है। अच्छा ठीक है, इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ मैं। ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, 3 2 5 3 2 5 ग्रेटर देन 4, 6 5 11। बेटा यहाँ पे ना ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हालांकि ऑप्शन में कहीं पे प्रॉब्लम होगा, फिलहाल देख लेना मेरे हिसाब से कि दोनों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आप वैल्यू चाहे जो रख के चेक कर लो। आगे चलें। 3 अंकों वाली एक संख्या के में सैकड़े का अंक इकाई से 7 बड़ा है। इस संख्या के अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे वास्तविक 3 अंकों वाली संख्या में से घटाया जाता है, ठीक है ना। अब इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है उसका इकाई का अंक क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो। 3 अंकों वाली एक संख्या, कोई भी ले लीजिए 3 अंकों वाली संख्या, लेकिन कैसे लेना है कि सैकड़े का अंक दहाई इकाई से 7 बड़ा है। तो मैं कहता हूं कि आप कोई भी मन में ले लो, मैं कहता हूं कि 9 4, ये 7 बड़ा होगा तो क्या लिखोगे 2 लिखोगे तभी 7 बड़ा आएगा, आएगा ना। कह रहा है कि अंकों को पलट दिया जाए, तो पलट दिया मैंने, तो क्या लिख दिया 2 4 9 लिख दिया ना। तो कह रहा है तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है इसका इकाई अंक क्या होगा, तो 12 में से 9 गया 3, तो इकाई अंक कितना आएगा 3 आएगा। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा बेटा कि सर आपने ये वैल्यू ले ली, मैं क्या लूँ। मैं कहता हूँ आपके मन में जो आए ले लो, आप कुछ भी ले लो मन में। मैं कहता हूँ कि 8 3 1, अब इन दोनों के बीच में 7 का गैप होना चाहिए, पलट दिया 1 3 8 कर दिया, तो 11 में से 8 गया, क्या आया 3 आएगा, इकाई अंक पूछा, बात खत्म। तो आप चाहे जो वैल्यू ले लो, कितनी चाहे जो ले लो। यहाँ पे आप ले लो 700, तो इससे 7 ज़्यादा है, पलट दो 0 0 7, तो 10 में से 7 क्या आएगा 3 आएगा, तो आना 3 ही है। समझ में आया कि नहीं है। -5/8 में से क्या घटाया जाए कि -2/3 प्राप्त हो जाए। मैं कहता हूँ बेटा कि -5/8 में से अगर x घटा दो तो -2/3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। x का मान निकाल दो, बस बात खत्म हो जाएगी। तो मैं -x ऐसे रहेगा और -2/3 और +5 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो पूरा इनका एलसीएम लोगे तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 24 होगा, 3 × 24 माइनस का 16, 8 3 24 और 5 3 15, ठीक है ना। माइनस का 1/24, माइनस का 1/24, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/24 है क्या, 1/24 है क्या 2/3, -5/8 में से क्या घटाया जाए कि 2/3 प्राप्त हो जाए, है ना। अरे भाई -5/8 में से मैंने x घटाया तो क्या हो गया 2/3 प्राप्त हो गया। तो x इधर ही है, मतलब ये उधर गया -2/3, ये प्लस हो गया, ठीक है ना। तो 3 और 8 का एलसीएम 24 आएगा। 21 कहाँ से आ गया भाई, इसका मतलब है कि इन्होंने डेटा पे यहाँ पे मिसिंग कर दिया है। तो क्या हो जाएगा 3 8 24, ठीक। तो 8 2 16 और 3 5 15, -16 15, 1 माइनस का 1/24। अब मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए इसका आंसर 7 3 21, या तो फिर ये 5/7 होगा। बेटा चेक कर लेता हूँ इसको, अगर ये 5/7 है तो मैं चेक करके देखूँ कि -5/7 में से x घटाया तो -2/3 मिल गया, तो -x लिखूँगा तो -2/3 प्लस 5/7, तो कितना आएगा 21 आ जाएगा। 3 7 21, 7 2 14 माइनस का 14, ठीक है ना। 7 2 14 और प्लस का 10, ठीक है ना। तो माइनस का 4 क्या आ जाएगा 21, माइनस का 4/21 10, 14 10 24। बेटा यहाँ पे डेटा में प्रॉब्लम है, अदरवाइज आंसर आ जाता, ठीक है ना, देख लेना। बाकी तो जो लिखा गया है उससे माइनस का 124 आएगा, इस ऑप्शन पे मत जाओ, क्लियर है।
y के मान जिससे 4 अंकों वाली संख्या 51y3 9 से भाज्य है तो निम्न है। मतलब y के स्थान पे कौन कौन सा मान रखा जा सकता है कि जो 4 अंकों वाली संख्या है ना, तो 51y3 है, तो 9 से भाज्य क्या होगी बेटा, तो 5 3 8 1 9, मतलब y का मान 0 हो सकता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, 5 3 8 1 9 और 9 आ सकता है, तो 0 और 9 आ सकता है, 0 और 3 नहीं आ सकता। तो सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे -7 और -3 के बीच स्थित पूर्णांक को गुणनफल ज्ञात कीजिए। अरे भैया माइनस, यहाँ पे आप देखिए ये 0 है, अगर मैं कह दूँ यहीं पे माइनस क्या है, -3 है, तो ये -4 है, ये -5 है, -6 है, -7 है, तो इनके बीच कौन संख्या है, -4 -5 -6, तो 6 पंचे 4 पंचे 20 6 12 120 और माइनस का 120 आ जाएगा। तो सो ये आपका आंसर बनेगा। बाकी ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हो गया। आपसे पूछा इनके बीच की संख्याएं पता कर लो, 4 5 6 हैं, वो भी माइनस में, तो माइनस में आएगा। पहली बात तो किस में आएगा, माइनस में, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता। और 4 पंचे 20 और 6 120। क्लियर। कह रहा है कि 1 + 11/10 + 11/100 + 111/1000 + 111/10,000 है का मान क्या होगा, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे भी मे भी शायद एक प्रॉब्लम है इनको लिखने में। अभी देख लो, एक आंसर अगर मिसमैच होगा तो फिर मे भी हो सकता है ये हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा 2 2 बढ़ा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 1 लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, मैं सारा ऊपर नीचे लिख देता हूँ, 1 1, फिर क्या लिखूंगा आप बताइए मुझे, तो ये हो जाएगा 1.1, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 0.11, और ये क्या हो जाएगा 0.111 और 0.0111, ठीक है ना। इसको आप जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 2 हो जाएगा, क्या होगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या होगा 3 होगा, ये क्या होगा 3 होगा, और ये 1 1 2, 2.3321, 2.3321। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। करेक्ट। 6/7, 8/9, 9/10 और 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर क्या है। अरे भाई, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको निकालना है, तो आपको ये पता है कि पहले इन दोनों में देख लो। अब चाहो तो चाहे जैसे कर लो, तरीके बहुत सारे हैं आपके करने के, ठीक है ना। इन दोनों में अगर बात करें 9 6 54, ठीक है ना, या एलसीएम बात बनेगी नहीं, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको। 6/7 लिखा है, ठीक है ना, 8/9 लिखा है, 9/10 लिखा है, और 7 क्या लिखा है 8 लिखा है, ठीक। में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर है। तो पहले सबसे बड़ी भिन्न निकालो, फिर सबसे छोटी भिन्न निकालो, उनका अंतर बताओ। तो आप मुझे बताओ, 10 में से 9 और 9 में से 8 और 7 में से 6, 8 में से 7। एक चीज़ मैं देख के बता सकता हूँ, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि सबसे बड़ी भिन्न ये है, ठीक। सब में देखो कितने का गैप है, सब में 1 1 का गैप है, सब में क्या है 1 1 का गैप है, सब में 1 1 का गैप है। तो सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, ठीक है। 10 9 90। और इसको क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, फिर बताना इसका आंसर क्या होगा। अगर यहाँ पे बात करूँ तो सब में 1 1 का गैप है, तो अगर मैं कह दूँ सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो बेटा 7 में से 6 मिला है ना। और यहाँ 10 में से ये है, तो मैं कहूँ 10 10 100, 90% हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 14 छंग 84। अरे भाई 14 7 98, करीब 84 आ जाएगा, और 11 8 88 और 12 8 6 82 84। इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो सब में जब 1 1 का गैप हो, तो जिसका हर सबसे बड़ा हो और वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, तो नंबर 1 पे ये है। और सबसे छोटा हर इसका है, सबसे छोटी भिन्न कौन है, ये है। करके आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर 11 8 88 यही है, मतलब 84% आपका आ रहा है, ठीक है ना। अभी और भी तरीका बता, तो आपसे इसका मतलब इनका और इनका अंतर पूछा है। तो 9/10 माइनस 6/7 का जब पूछा है मुझसे, तो मैं कहूँगा क्या हो जाएगा 70। तो 10 से करूँगा तो 10 होते 70, 7 9 होते 63, ठीक है ना। और 7 दाम 70, 10 चांद 60। तो आप क्या लिखेंगे सर, 3/10 लिख देंगे, कोई 3/70 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आप कह रहे हैं सर हमको समझ में नहीं आया। अरे भाई नहीं आया तो आप देखो, मैं कहता हूँ कि 6/7 था, ठीक है ना। 8 अपान क्या है
9 है, 9 बटे का क्या है 10 है, और 7 बटे का क्या है 8 है, ठीक है ना, 7 बटे का 8 है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं इसमें देखूं तो क्या होगा जरा बताओ। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगा, यहाँ पे 6/7, 8/9, 9/11, आप इनमें देखो तो 9 छक 54 और 8 सते 56, तो बड़ा कौन सा है? अरे 54 बड़ा 56, तो ये बड़ा है, इन दोनों में ये बड़ा है। इसमें 10 8 80, 9 9 81, तो बड़ा कौन सा है? ये है। 9 8 72, 10 70, तो बड़ा कौन सा है? इसमें ये है, इसमें ये बड़ा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में देखो 8 9 64, 9 से 63, तो ये बड़ा है, ठीक। इसका मतलब है कि 9/10 सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा आप देखोगे, इससे बड़ा फिर कौन सा है? ये 8 बटे, मतलब इससे छोटा ये है। अगर इसमें देखोगे तो 8 6 48, 7 से 49, तो ये बड़ा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा? ये आ गया, और सबसे बड़ा ये वाला आ गया। बस यही चीज ढूंढना था आपको, और कुछ करना नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि s बराबर 1 - 2 + 3 - 4, आप देखिए कि जो ऑड टर्म है बेटा वो प्लस में है, जो इवन टर्म है वो माइनस में। 1 से 50 तक लिखा है, इसका मतलब 25 इवन टर्म है, 25 ऑड टर्म है। तो मैं कहता हूं कि एक इवन और एक ऑड मिलाकर मुझे जो दो टर्म मिलाया तो मुझे क्या मिला? -1 मिल गया। ऐसे ही कितने 50 टर्म हैं, तो मैं 50 कब आएगा? जब 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का 25 आएगा। आप कहेंगे यस सर। योज पतलोम पूछा है, योज पतलोम हो तो साइन बदल जाता है, तो इसका मतलब है कि -25 का जो योज पतलोम होगा बेटा, योज पतलोम जो होगा वो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या? योज प्रतिलोम, योज पतलोम। आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कौन सा हुआ? आप कहेंगे सर ऑप्शन सी, मतलब कि थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर 14.96 × 10⁻10 -3.84 × 10⁻8 का मानक रूप में निम्न द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है ना। अब मेरी बात आप ध्यान सुनिए, मानक रूप का स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कहते हैं बेटा कि पॉइंट के पहले सिर्फ एक डिजिट रहेगी, तो आप ना पहले इसको यहाँ पे लेकर आओ, ठीक है ना। हालांकि ये इस फॉर्म में लिखा है, तो आप दोनों को सेम पैटर्न पर बनाओ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये हो जाएगा, और इसको एक इधर लेकर जाऊँगा तो मेरा ये बनेगा, मतलब दोनों को सेम बनाना है। तो मैं कहता हूँ कि 14.96 है इंटू 10⁻10 है। मेरी बात ध्यान से समझना, फिर मैं अभी आपको सवाल एक सेकंड चुटकियों में कर दूंगा, नहीं तो ये सवाल पेपर में स्टैंडर्ड मतलब कि मानक रूप में एक सवाल आना गारंटी है इस बात की। मैं क्या करूं, अगर मैं इसको यहाँ लेकर चला जाऊं तो ये 10⁻8 हो जाएगा। मतलब कहने का है कि 1496 गुणे, अगर इस पॉइंट को मैं यहाँ लेकर चला तो राइट शिफ्ट किया, तो 2 डिजिट शिफ्ट किया है, तो ये क्या हो जाएगा? 10⁻8 हो जाएगा। -3.84 इंटू क्या हो गया? 10⁻8 हो गया। आप कहेंगे यस सर। जब मैं 10⁻8 यहाँ कॉमन लूँगा तो आप कहेंगे कि 1496 -3.84, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। 1496 में से 3.84 घटा दो, बस आपका आंसर। फिर हम उसमें ला देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको। 10⁻8 तो था ही, और यहाँ पे पॉइंट है, 10 में से 4 गया तो क्या आ जाएगा? आप कहेंगे सर 6 आ गया। फिर बचा 9 में से 8 गया तो 1 आएगा। अब यहाँ बचा कितना है? 5। 5 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा? 2 दशमलव यहाँ लगाएंगे, और क्या लिखेंगे हम? 14, हाँ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? ये ऐसे आएगा 14, एक मिनट घटा देता हूँ कि 1496.00, और यहाँ से मैंने घटाया 3.84 को, ठीक है ना। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 1492, यहाँ पे कहीं लिखने में मिस्टेक हो गई मुझसे। ये क्या बन जाएगा? ये 1492 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 1492.16। अब मुझे क्या करना? मुझे इसको यहाँ लेकर आना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा? 3 डिजिट शिफ्ट करूँगा, तो 1.49
216 इंटू 10 की पावर 8 तो था ही, इंटू 3 डिजिट शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 1.49216 इंटू 10 पावर 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1.49216 10 पावर 11। सो ऑप्शन बी इज द, मतलब ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। 1.49216 इंटू 10 की पावर, और 8 3 कितना हो गया 11 हो गया। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने बहुत आराम से इसको आपको समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ए के उन सभी संभावित मानों जिनके लिए 4 अंक की संख्या 5 4 7 ए 3 से विभाज्य है का योग है, मतलब कौन कौन सी संख्या आ सकती है? तो आप कहेंगे सर 5 4 7 ए और 3 से विभाज्य है, तो मैं कहता हूं कि 5 4 9 7, तो ए की वैल्यू एक तो 2 रख सकते हो, 7 2 9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब कट जाएगा, और फिर क्या रख सकते हो 2 के बाद 7 2 9, ठीक है ना, और 7 4 11 रख सकते हो। मतलब कहने का 3 3 बढ़ा के आप कर सकते हो। देखो 5 4 9 ये तो हो ही रहा है, ठीक है ना। 7 में क्या जोड़ दो कि 3 से कट जाए, तो आप कहेंगे सर 2 जोड़ दिया, ठीक है ना। अब 7 में क्या जोड़ो तो 9 हो गया, मतलब कि आप 3 3 जोड़िए 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 3 3 बढ़ा के, और 8 3 11 हो जाएगा। तो इसका 2, बस आपसे पूछा कि संभावित मान 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 8 हो, और 8 2 10 5 15। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ओके, ऐसे पेपर में सवाल आपके पूछे गए हैं, आपके पेपर में सवाल पूछे गए हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि x 597 इंटू 10 पावर 22 प्लस 73.5 इंटू 10 पावर 21 है, जब x को मानक रूप में 6.0435 इंटू 10 पावर m के द्वारा व्यक्त किया जाए, है ना, तो m का मान क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, x एक संख्या ऐसे लिखी हुई है, ठीक है ना, मानक रूप में लिखना है, को मानक रूप में 6.0435 इंटू 10 पावर m के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान क्या होगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो बेटा पहले आप इसको क्या करो कि जो 597 लिखा है ना, 597 इंटू 10 की पावर 20 प्लस क्या है कि 73.5 इंटू 10 की पावर क्या है 21 है। तो मैं क्या करता हूँ कि दोनों को पहले बराबर को यहाँ है, ठीक है ना, या इसको मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, तो मैं क्या कहूँगा कि 7.35 इंटू 10 की पावर, जब पॉइंट अब यहाँ लेके आ गया तो क्या हो गया 20 पावर 22 हो गया, ठीक है ना। और 597 इंटू 10 की पावर 22 तो है ही, आप प्लस लगाएंगे, 10 की पावर 22 कॉमन ले लिया, आपने कहा यस सर कॉमन ले लिया मैंने। तो अब क्या करेंगे 597, जो 597 है ना बेटा, और प्लस 7.35 है, आप जोड़ेंगे इसको तो 97 300 कितना बन जाएगा। आप कहेंगे सर 10 की पावर 22 तो रहेगा ही रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे मुझे व्यक्त करना, तो m का मान मुझे बताना है, ठीक है ना, पहले मुझे इसी फॉर्म में करना है। तो मुझे जोड़ना है, तो मैं कहूँगा कि 3 5 तो आएगा ही आएगा, 3 5, ठीक है ना, और 7 7 14 के 4 हासिल 1, है ना, और 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 5 1 6, 604.35 आया है। ठीक है, मुझे इसको ऐसे नहीं करना है, इस पॉइंट को मुझे यहाँ लेके आना है। जब यहाँ लेके आऊँगा मतलब 6.0435 करूँगा, तो मैं 10 की पावर क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, और 10 की पावर क्या था 22 तो था ही, तो अब क्या जाएगा 10 की पावर 24 हो जाएगा, 10 की पावर 24 हो जाएगा। तो हमसे बस पूछा गया 6.0435 इंटू 10 की पावर 24, तो हमसे पूछा यही है। यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि 6.0435 इंटू 10 की पावर m, तो ये दोनों क्या है सेम है, तो m की वैल्यू जो होगी m इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, तो ऑप्शन सी मीन्स थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये दो राशियां x और y एक दूसरे को व्युत्क्रम रूप में घटते बढ़ते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। अरे भाई दो राशियां हैं, एक घट रही है एक बढ़ रही है। मैं जैसे लिखा व्युत्क्रम रूप से उल्टे रूप पे है, ठीक है ना, जैसे 4 है 5 है तो 1/4, ठीक। तो मैंने क्या किया कि 4/5 आएगा। कह रहा है कि कौन सा सत्य है, तो उनके संबंधित मानों का गुणन एक समान बना रहता है। यस, उनके संबंधित मानों का जो गुणन है ना एक समान बना रहेगा, उनके संबंधित मानों का योग कभी नहीं हो सकता, अंतर कभी नहीं हो सकता। उनके संबंधित मानों का अनुपात कैसे हो जाएगा, जब वो क्या होंगे कि घटते बढ़ते रहते हैं तो उनका गुणन क्या होगा एक समान रहता है। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। कह रहा है कि
44/49, 33/38, 22/25, 24/29 को अवरोही क्रम में निम्न प्रकार से लिखा जाता है। बताओ भाई इसका आंसर बताओ कि और आ गया कि नहीं आया। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि ये सब जो भिन्न दी गई हैं ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन में है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जहां पे अंश छोटा हो किससे, हर से, है ना। न्यूमरेटर जो है ये सभी क्या है, ये सभी क्या है बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, कैसे, जहां पे न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो, अर्थात डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से। तो मैं देखो सेकंडों में सवाल कैसे कर लूंगा, आप मेरी बात ध्यान समझिएगा। 44/49 है और 33 क्या है, 38 है, और 22 क्या है, 25 है, ठीक, और 24/29 है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि सब में क्या है, सब में बड़ा है हर अंश से। तो ये सब प्रॉपर में है। तो आप देखिए कितने का अंतर, 5 है, और यहाँ पे कितने का, 5 है, और यहाँ पे कितने का, 3 का, और यहाँ पे कितने का, 5 का। आप इन सबको इक्वल कर लो, 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, मतलब 3 से करोगे गुणा, तो 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13। समझ रहे हैं बात हमारी। आप इसको क्या करेंगे, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई, 33 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो 5 से मतलब 22 पंचे क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 3 से 24 क्या हो जाएगा, 72। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा नंबर ये है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा, ये वाला है। मतलब 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये है, और 3 पे ये है, 4 पे ये है। आपने कर लिया नहीं, कोई गुणा भाग नहीं करना है। तो बस करना क्या, और वही घटते क्रम में पहले सबसे बड़ा लिखेंगे। इसका मतलब 44/49 सबसे बड़ा, 44/49 सबसे पहले रहेगा। इसका मतलब है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ऑप्शन ये नहीं हो सकता, या तो ये बनेगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे 22/25 है, तो 22/25 ऑप्शन। इसके बाद थर्ड पे कौन सा आएगा, 33/38 आएगा, आ गया। 24/29 आ गया। आप कहेंगे तो यहाँ पे आपको मिल गया कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आएगी नहीं। जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उनके बीच में जो गैप होगा उनको बराबर करने के लिए, मतलब यहाँ 5 5 3 5, तो इनको इक्वल करने 15 होगा। सब में बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा, बस ऊपर मैं 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करता चला जाऊँगा। 3 से यहाँ करूँगा, 3 से यहाँ करूँगा, और यहाँ 5 से करूँगा। 15 करने के लिए इन सबको 15 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा। क्लियर है। तो यहीं पे बेटा एक क्वेश्चन और आया था अभी थोड़ी देर पहले, जैसे ये वाला क्वेश्चन था। आप देखिए कि ये कैसा क्वेश्चन है, किस फॉर्म में है। यहाँ पे भी हर जगह क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो मैं इसको समझा देता हूँ कि 6/7 और 8/9 है ना, 9/10, 7 क्या है, 8 है। ठीक है ना, 7/8 है। अब सब में देखो गैप कितने का, आप कहेंगे 1 का है, फिर यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे कितना 1 है। हालांकि जब भी ऐसा होता है तो मैंने तो जो तरीका बताया वही यहाँ पे अप्लाई होगा कि जो सबसे बड़ा जिसका हर है उससे क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, जिसका सबसे छोटा सबसे छोटा होगा, अंतर बता दिया। क्योंकि सब में 1 है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। ठीक है ना, कुछ नहीं कर सकता। आप चाहो तो यही आपके लिए बेस्ट होगा जो मैंने बताया है पीछे इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बेटा वो डाटा पे डिपेंड करती हैं। ठीक है ना, कह रहा है कि पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्मों की कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे सर 8 होती हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, पेपर में नहीं किया था। कैसे, अभाज्य युग्मों की संख्या मतलब क्या लिखोगे कि 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 5 लिखोगे, 7 लिखोगे, 11 लिखोगे, 13 लिखोगे, 14 15 16 17 17, फिर 19 19 के बाद फिर 23, है ना। 23 के बाद फिर क्या आ जाएगा 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद फिर क्या आ जाएगा बेटा 31 लिख दिया। 31 के बाद फिर क्या आ जाएगा 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, और 43 के बाद कितना होगा, आप कहेंगे सर 47, 47 के बाद फिर क्या आ जाएगा 53, है ना। क्या होगा बेटा 53 आएगा। 53 के बाद फिर 61 होगा। ठीक है, 54 55 56 57 58 59, 59 और क्या होगा 59 और 61 होगा, 62 63 63 भी आ जाएगा। ठीक है ना, 9 5 14, ठीक है ना। ये नहीं आएगा, 63 नहीं आएगा। 61 62 63 64 65 66 67 67, है ना। 68 69 70, फिर क्या होगा 71 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या होगा बेटा 71 हो जाएगा। 71 के बाद कौन सा आएगा, ध्यान दे रहे ना, 71 के बाद बेटा आ जाएगा 73।
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, फिर ना फिर क्या आ जाएगा 83, हाँ 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, क्या था 89, 9, 17, 89 किसी टेबल में नहीं आता, 89, 90, 91, 90 भी आता है, 91, 92, 93, 93 भी आ जाता है, 94, 95, 96, 97, कितने हो गए? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्लियर है बात? आप देखिए पेयर में, तो एक तो ये हो गया 3, 2, 5, आप कहेंगे यस सर 3, 2, 5 हो गया, ठीक है ना। फिर कौन सा होगा 5, 2, 7, तो 1 ये 2 हो गया, ठीक है ना। 11, 13 हो जाएगा, ठीक, और 17, 19 हो जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। 29, 2, 31, 4 के बाद क्या हो जाएगा 5, 41, 43 हो जाएगा 6, ठीक है ना। 59, 61 हो जाएगा तो 7, ठीक है ना। और कौन सा होगा 71 और 73, 71 और 73 कौन सा होगा 8। तो कितने बन गए बेटा 8 बन गए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आपके सीटेड पेपर में नंबर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आए आप आराम से उड़ा सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है ना। ऐसे ही आपको हम हर चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, आपके जो चैप्टर वीक हैं उसको आप देख लीजिएगा। सारे सवालों को मैंने यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन को, इजी हो या हार्ड हो या मॉडरेट हो, मैंने हर टाइप के सवालों को मेंशन किया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, आप अपने फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, जिससे हम और एनर्जी के साथ आपके लिए काम कर सकें। क्योंकि मैं आपसे कोई चार्ज तो ले नहीं रहा हूँ, तो एटलीस्ट आप कम से कम लाइक, कमेंट और शेयर तो कर ही सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।